मुंशी प्रेमचंद्र। उपन्यास सम्राट। एक समय की बात है, वाराणसी से 4 मील दूर एक लंबी नाम के एक गांव में एक पोस्ट ऑफिस के क्लर्क के घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम धनपत राय रहता है। उस पोस्ट ऑफिस क्लर्क की पत्नी का नाम था आनंदी और वह इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उनका यह बच्चा बच गया, क्योंकि इससे पहले उनके 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। अगर आनंदी के बारे में बात किया जाए तो उसके पास इतना ज्यादा समय नहीं होता था कि वह अपने बच्चे के साथ समय बिता सके, क्योंकि वह एक ज्वाइंट फैमिली में रह रही होती है। तो उसके बाद उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम आनंदी के बारे में बात करें तो जब आनंदी की मौत हुई तो नवाब, जो कि धनपत राय के घर का नाम था, घरेलू नाम था, उस समय वह 8 साल के थे। इतनी कम समय में मां की मौत एक बहुत बड़ा कारण बन सकती थी उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे धनपत राय को उनकी इतनी बड़ी घाटे के बारे में पता चला। लेकिन अब उसके बाद धनपत राय की जिंदगी कैसे बीत रही है उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वही दूसरी उनके फादर के बारे में बात करें तो वह बहुत ही ज्यादा काम कर रही थी और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। कब कर ली थी? तो धनपत राय की मां की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन फिर भी धनपत राय के लाइफ में उनकी मां की जगह वह नहीं ले सकती थी, क्योंकि वह लेडी धनपत राय से प्यार भी नहीं करती थी। वही जब धनपत राय को बोलने वाला कोई नहीं था तो उसे जहां जाने का मन होता वो वहां जाता। उस पे किसी भी तरीके का कोई भी रोक टोक नहीं था। और उनके घर के पास ही वह मदरसा में पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन जब मदरसे में कोई ना होता तो वह खेलने के लिए निकल जाते। एक गर्मी के मौसम की बात है जब नवाब और उनके कजन बालभद्र घर से निकले थे मदरसा जाने के लिए, जो कि लगभग 3 मील के आसपास था। उनके हाथ पूरी तरीके से खाली रहते, क्योंकि उन्हें किताब ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और उनका जो स्लेट होता है वह मदरसे ही में ही रहता। अब उनके पॉकेट में गुड़ चना होता था जिसे वह दोपहर के फूड के तौर पे खाते। अब जैसे जैसे वो गांव से दूर जा रहे थे और मदरसे की तरफ पहुंच रहे थे वैसे उनके दिमाग में ख्याल आता है। अब दोनों के दिमाग में कुछ खुराफात आइडिया आता है, तो वही बालभद्र उन्हें जोर से चिल्लाकर बोलते कि नवाब, जो ट्रेन का सिग्नल है वह हरा हो गया है, तो वह ट्रेन जो गोरखपुर की तरफ जा रही होगी वह ज़रूर आने वाली है। अब दोनों भाइयों के बीच में रेस होती है कि वह रेलवे ट्रैक कब और कितनी जल्दी पहुंचते हैं। तो वह दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। वही ट्रेन के बारे में बात करें तो ट्रेन से बहुत ही ज़्यादा काला धुआं निकल रहा था, जिससे कोच में रहने वाले जितने भी लोग थे उनका चेहरा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। और यह सारी चीज़ें तो उनकी मानो रोज की ही आदत हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वह कभी ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे? क्या वह कभी अपने गांव से शहर की तरफ जा पाएंगे? नवाब और बालभद्र के बारे में अगर बात करें तो वह रेलवे ट्रैक की तरफ हमेशा ध्यान से देखते और उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते, मतलब कंटिन्यूअसली उनको देखते।
और जब वह ऐसा कर रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें स्कूल का ख्याल आता है। अब यहाँ पे नवाब बोलते कि भैया मुझे तो भूख लग गई है। अब उसे लग रहा था कि बाल बद्री बोलेगा चलो ठीक है गुड़ चना खाते हैं, लेकिन होता उसका उल्टा है। वह बोलते हैं तुम्हें तो हमेशा भूख लगती है, चलो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, हम एक काम करते हैं, हम कुछ आम तोड़ते हैं तो उसे खाकर हमें बहुत मज़ा आएगा। अब दोनों को दोनों क्या करते हैं, बोला ठीक है चलते हैं। अब नवाब दौड़ता हुआ जा रहा था आम के बगीचे में जो कि उनके गांव के पीछे ही था। वह बाल भद्र उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब दोपहर का समय हो गया था, दिन बहुत ही ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन बगीचे के बारे में अगर बात किया जाए तो वहाँ काफ़ी ठंडा था। जो आम के पेड़ थे उनसे सूरज की रोशनी को वह रोक ले रहे थे, जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन पे नहीं जा रही थी। बाल भद्र के बारे में बात किया जाए तो वह एक आम की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि देखो वहाँ पे आम देखो वह पीला होते जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, नवाब उस आम को देख लेता है और अपनी पॉकेट से गुलेल जो कि वह हमेशा अपने पास रखता है उसे निकालता है और चला देता है और एक ही बार में वह आम टूट जाता है। ऐसा करते हुए उन्होंने बहुत सारे आम तोड़ लिए थे। अब बालभद्र एक कागज का टुकड़ा निकालता है जिसमें नमक और मिर्च थी। दोनों के दोनों भाइयों ने उस आम की बहुत ही प्यार से और चटकारे मार मार के खाने लगे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था और ऐसा करते करते वह मदरसा पहुंच जाते हैं तो उनके जो टीचर होते हैं वो बोलते अरे आइए 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 देवताओं, आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। यहाँ पे मौलवी साहब उन्हें सरकास्टिकली टोन मार रहे थे। वही बालभद्र और नवाब के बारे में बात किया जाए तो उन दोनों ने अपना सर नीचे झुका दिया था। अब मौलवी साहब क्या होता है, उन दोनों के पास आ रहे होते हैं। वह दूसरी ओर क्या होता है, बालभद्र नवाब को धक्का दे देता है, जिस पे अब यहाँ पे नवाब बोलता है कि मौलवी साहब यह हमारी गलती नहीं है, हमारी माँ ने ही हमें आम लाने को भेजा था जिससे वह अचार बनाएंगे। तो हम दोनों के दोनों चले गए थे आम के बगीचे में आम तोड़ने के लिए। देखिए हम आपके लिए भी कुछ आम लेके आए हैं। अब यहाँ पे मौलवी साहब का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। अब वो आम की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद बोलता ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक काम करो बैठ जाओ और जो लेसन मैं तुम्हें कल पढ़ाया था उसे तुम लोग पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे मौलवी साहब का भी मन ललचा गया था। अब आगे क्या होता है, दोनों के दोनों भाई मन ही मन मुस्का रहे थे क्योंकि उनके टीचर को अगर बात किया जाए तो मनाना उनके लिए कभी भी कुछ कठिन काम नहीं होता। जब कभी भी उनके टीचर उनसे गुस्सा हो जाते तो वह हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आते। इसी तरीके से समय गुजर रहा था और वह कभी मदरसा जाते नहीं जाते, अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। लेकिन किसी तरीके से मौलवी साहब ने उन्हें उर्दू और पर्शियन भाषा को सिखा दिया था। अब किसी को क्या ही पता चलता कि नवाब जिसे ध्यान देने वाले कोई नहीं थे वह भविष्य में क्या बनने वाला था। लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी के मोड़ में एक बदलाव आता है। उसके फादर का पोस्ट गोरखपुर से एक शहर की तरफ हो चुका था और नवाब के एडमिशन एक मिशनरी स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गई थी। एक दिन की बात है, नवाब अपने स्कूल के लड़कों के साथ बाहर घूम रहा था, जिनमें से एक लड़का उन्हें बोलता है ये लो सिगरेट पियो मजा आएगा। अब वह सिगरेट हाथ में लेता ही है कि अचानक से उसे एक बुक सेलर किताब बेचने वाला दिख जाता है और नवाब सिगरेट को छोड़ते हुए
उस बुक सेलर जिसका नाम बुद्धिलाल है उसके दुकान चला जाता है। अब वहां पे बुद्धिलाल पूछता है, हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए, किस तरीके की किताब तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पे बुद्धिलाल को लग रहा है किताब बिकेगा, मजा आएगा। जिस पे नवाब बोल देता है और वह एक ऐसे बातें बोलता है जो उसे खुद समझ में नहीं आता उसने कैसे बोल दिया। वह बोल, मुझे कुछ किताब चाहिए। अब फिर वह किताब का दुकान वाला आदमी बोलता है, कौन सी किताब चाहिए। तो बोलता है कि मुझे कुछ नॉवल और स्टोरी बुक चाहिए। अब इससे बुक सेलर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके सिलेबस में ना नॉवेल्स थी ना स्टोरी बुक। उसे तो लग रहा था कि यह बच्चा आया है तो इंग्लिश कोर्स बुक लेगा, ट्रांसलेशन की बुक लेगा, क्योंकि ज़्यादातर उसकी ही डिमांड थी। फिर वह बुक सेलर बोलता, अच्छा ठीक है कितने चाहिए। तो वहाँ पे बोलता है, नहीं मुझे एक भी नहीं चाहिए। फिर वह पूछता, तब तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे नवाब बोलते, एक काम कीजिए, मैं आपके दुकान में काम करूँगा और आपको किताबें बेचवाने में मदद करूँगा, इसके बदले आप मुझे किताबें पढ़ने के लिए देना। वह बुद्धिलाल उस बच्चे की तरफ मतलब नवाब के चेहरे की तरफ देख रहा था और उसे पता चल चुका था यह बच्चा तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर वह बुक सेलर बोलता, अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो ठीक, अगर तुम मुझे अपने स्कूल में किताबें बेचने के लिए दोगे या फिर बच्चों को मेरी तरफ लेकर के आओगे तो मुझे तुम्हें किताब पढ़ने से देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात का याद रखना कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनकर नवाब के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मानो कि उसे कुछ खजाना मिल चुका है। अब वह बहुत सारी पर्शियन रोमांस एंड एडवेंचर्स पढ़ने वाला था और वह बहुत ही जादूगर और अजीब चीजें पढ़ने वाला था जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, जिसके बारे में वह हमेशा सपने सोचता था। अब नवाब के बारे में बात करें तो वह उर्दू राइटर्स जैसे मौलाना शरार, पंडित रतननाथ मिर्जा रुसवा और मौलवी मोहम्मद अली की किताबें पढ़ता था। उन्हें तिलिस्मा होशरुबा जो कि कलेक्शन ऑफ टेल्स ऑफ मैजिक एंड इंचेंटमेंट मतलब उसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है, वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब इसी तरीके से समय गुजर रहा था और अब वह क्या करने लगा, वह संस्कृत पुराण जो किताबें जो संस्कृत में लिखी गई थी उसे वह ट्रांसलेटेड उर्दू मतलब उर्दू में उसे जो ट्रांसलेट किया गया है उसे वह पढ़ता था। वह रेनॉल्ड्स के नॉवेल्स पढ़ता था। अगर हम रेनॉल्ड्स के बारे में बात करें तो उनका पूरा नाम जॉर्ज विलियम मैकार्थर रेनॉल्ड्स था, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर और जर्नलिस्ट थे। वह प्रेमचंद के टाइम से ही बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है तो उनका इंटरेस्ट लिटरेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वह उर्दू और पर्शियन लिटरेचर तो पढ़ रहे हैं, अब उन्हें यूरोपियन लिटरेचर पढ़ने का ही बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अब उनके फेमस राइटर्स थे टॉल्स्टॉय और चेकोव, मतलब लियो टॉल्स्टॉय जो कि एक रशियन राइटर है, साथ ही साथ एंटोन चेकोव जो एक रशियन राइटर है, उनकी नॉवेल्स पढ़ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसी तरीके से समय बीत गया और अब तक वह मैट्रिकुलेशन का एग्जाम मतलब 10th बोर्ड अब वह दे चुके हैं। अब उनके मन में आया कि भैया अब मुझे बनना है तो एक स्कूल टीचर ही बनना है और वह स्कूल टीचर बनते भी हैं। लगभग 21 साल तक वह स्कूल टीचर ही रहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, नवाब अपना राइटिंग करियर शुरू करते हैं नवाब राय के नाम से, जो कि उनका पेन नेम था। अब पेन नेम क्या होता है कि जिस नाम से आप किसी भी तरीके का वर्क का कंपोजिशन करते हो तो उसी पेन नेम उसे ही पेन नेम कहा जाता है। तो नवाब ने क्या किया, नवाब राय नाम के पेन नेम लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखना शुरू कर दिए, लेकिन बाद में उन्हें अपना पेन नेम को चेंज करना पड़ा क्योंकि उन्होंने साजाए वतन जो कि पैट्रियोटिक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, मतलब छोटी छोटी कहानियां जो देशभक्ति से संबंधित है,
तो नवाब राय नाम से उन्होंने लिखा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र उन पे थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम नवाब राय से प्रेमचंद कर दिया। इस बात को याद रखना कि प्रेमचंद भी इनका पेन नेम है और नवाब राय भी इनका पेन नेम ही है। अब जैसे जैसे समय बदला, उन्होंने हिंदी भाषा में भी अपनी राइटिंग्स को लिखना शुरू कर दिया। उनकी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज रही और नॉवेल्स रहे। वह उस समय लिटरेचर लिख रहे थे जहाँ पे भारत में समाज की सच्चाई के बारे में कोई नहीं लिखना चाहता। वही दूसरी ओर प्रेमचंद के बारे में बात करें तो किसानों को किस तरीके से परेशान किया जाता है, जो भूखे गरीब है उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, और असहाय विडोस विधवाओं के साथ क्या किया जाता है, वह सारी की सारी बातें अपने वर्क्स में लिखते थे, जिससे लोगों का मन बहुत ही ज्यादा आंसुओं से भर उठता था। लोगों के मन को वह छू लेते थे। हालांकि वह बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते हैं। इन सब चीजों के बाद भी क्या होता है कि प्रेमचंद की जिंदगी एकदम सिंपल रहती है। उनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा था। अब वह हमेशा खुश मिजाज रहते थे। जैसे जैसे समय बीता तो उनका तबीयत खराब हो गया और उनकी पत्नी हमेशा उनसे कहती कि अब तो काम करना बंद कर दो, जिस पे वह हंसते हुए बोलते, एक काम करो, यह लैंप का जब तेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना, मैं काम करना बंद कर दूंगा। अब उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनका हेल्थ भी सही नहीं है, उन्हें पैसों की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की और मात्र 56 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी जितनी भी सारे वर्क्स थे वह सारे के सारे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हुए, जिन्हें दुनिया भर में पढ़ा जाता है।